नमस्कार, मैं रवींद्र त्रिपाठी, सहायक आचार्य बीएड विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, दैला मऊ, प्रतापगढ़। यूट्यूब चैनल ई शिक्षा पर आप सभी का स्वागत करते हैं। प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करें। आज हम आप लोग समकालीन भारत एवं शिक्षा विषय के अंतर्गत जनतंत्र और शिक्षा के मध्य क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह जनतंत्र शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा जनतंत्र को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में सबसे पहले हम आप लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जनतंत्र होता क्या है, जनतंत्र की अवधारणा क्या है, जनतंत्र के प्रत्यय से, लोकतंत्र के विचार से क्या ध्वनित होता है, क्या पता चलता है। इस बारे में हम आप लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम आप लोगों का अध्ययन का प्रकरण है लोकतंत्र और शिक्षा। लोकतंत्र, जिसे हम आप लोग जनतंत्र या प्रजातंत्र के नाम से भी जानते हैं, लोकतंत्र को आंग्ल भाषा में डेमोक्रेसी कहा जाता है, अर्थात लोकतंत्र डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो यह डेमोक्रेसी शब्द लैटिन भाषा के ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेसी दो शब्दों के युग्म से बना हुआ है। डिमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसी का अर्थ होता है शासन। इस तरह लोकतंत्र से अभिप्राय जनता के शासन से है। लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शासन की बागडोर अपने हाथ में रखती है। ये तो बात हो गई राजनैतिक दृष्टिकोण से लोकतंत्र वास्तव में है क्या। किंतु लोकतंत्र को मात्र राजनीतिक परिसीमा में बांधना उचित नहीं कहा जाएगा। लोकतंत्र आज वर्तमान संदर्भ में एक जीवन शैली, एक जीवन मूल्य के रूप में स्थान बना चुका है। अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने की बात की जाती है कि किस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार किया जाए, उसे अपने व्यवहार में उतारा जाए, अर्थात अपने व्यवहार को लोकतांत्रिक मूल्यों के परितः संचालित किया जाए। तो इस संदर्भ में अगर व्यापक दृष्टि से कहा जाए तो लोकतंत्र वर्तमान समय में एक जीवन शैली या जीवन मूल्य है जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक या विभिन्न प्रकार के जो संबंध हैं, जो व्यवहार हैं, उनके माध्यम से परिलक्षित होता है। ये तो बात हो गई लोकतंत्र के अर्थ की। आगे अगर लोकतंत्र को और व्यापक दृष्टि से समझना है, सारगर्भित ढंग से समझना है, तो निश्चित ही कुछ विद्वानों की परिभाषाओं का उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है। इसके अंतर्गत पहली परिभाषा है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने कहा कि जनतंत्र जनता की सरकार है। अरस्तु का पूरा फोकस लोकतंत्र के राजनीतिक स्वरूप पर था, क्योंकि अरस्तु को ही राजनीति का या राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है और अरस्तु ने दुनिया भर के कई संविधानों का अध्ययन किया और सरकार के स्वरूप का वर्णन किया। उसी वर्गीकरण में लोकतंत्र को भी अरस्तु ने स्थान दिया है और लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा
कि जनतंत्र जनता की सरकार है, जनतंत्र जनता की सरकार है, अर्थात जनतंत्र में जो शासन सत्ता की बागडोर होती है वो जनता के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। लोग या जन ही शासन संचालन का कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। दूसरी परिभाषा सीले महोदय की है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और यह परिभाषा कोटेशन के रूप में विभिन्न परीक्षाओं में समय समय पर पूछी जाती रही है। यह कोटेशन के रूप में इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट पहलू के रूप में लोकतंत्र के अवश्य रिटेन या धारण करने का प्रयास करिएगा। और यह परिभाषा है, जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं। जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं, अर्थात जनतंत्र में सभी की सहभागिता होती है। अगर इस परिभाषा को आप ध्यान से देखें तो इसके अंतर्गत पार्टिसिपेशन, सहभागिता पर ज्यादा जोर दिया गया है। सीले महोदय का स्पष्ट अभिमत था कि विभिन्न प्रकार के भेदभावों की समाप्ति लोकतंत्र में होती है और सबको जो है शासन प्रशासन में उचित और समान अवसर दिया जाता है, जिसे जनता अपनी योग्यता और अक्षमता के अनुरूप पूरा करती है। अगली परिभाषा अब्राहम लिंकन की है। यह परिभाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और कई परीक्षाओं में कोटेशन के रूप में इसे पूछा भी गया है। और यह परिभाषा है, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनतंत्र सरकार जिसमें शासन की शक्ति किसी व्यक्ति विशेष में ना होकर के समस्त जनता में निहित होती है। अगर निष्कर्षात्मक रूप में कहा जाए तो लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है जिसमें शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष में, किसी समूह विशेष में, किसी जाति विशेष में निहित ना होकर के अपितु संपूर्ण जनता में निहित होती है और संपूर्ण जनता ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन संचालन का कार्य करती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यह लोकतंत्र के दो स्वरूप हैं। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें शासन संचालन का कार्य जनता डायरेक्ट करती है। यहाँ से भी एक प्रश्न उठता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया के किस देश में पाया जाता है, तो इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र है, इसमें जनता स्वयं शासन सत्ता की बागडोर प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में न रख करके जो है अप्रत्यक्ष रूप से अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालन का कार्य करती है। किंतु आज इस बात को फिर संदर्भित कर लीजिए सब लोग कि आज लोकतंत्र एक जीवन मूल्य या जीवन शैली के रूप में है और इसका क्षेत्र राजनीति के साथ साथ जीवन के सभी पहलुओं में विस्तरित हो चुका है। इसका विस्तार हो गया है, विस्तृत हो गया है। अब अर्थ एवं परिभाषा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकरण के अंतर्गत आता है वह आता है लोकतंत्र के मूल्य अथवा सिद्धांत। कि लोकतंत्र किन मूल्य और किन सिद्धांतों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में ऐसे कौन से मूल्य, ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिनको फॉलो किया जाता है, जिनके बिना लोकतंत्र की परिकल्पना संभव नहीं है, लोकतांत्रिक जीवन का जो है प्रारंभ हो ही नहीं सकता। इसके अंतर्गत पहला सिद्धांत या मूल्य है समानता का सिद्धांत। समानता का मतलब यह है कि किसी भी समाज में, किसी भी देश या राष्ट्र में अधिकार और अवसरों का वितरण समान होगा। अर्थात अधिकार और अवसरों के वितरण में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव जो होगा वो योग्यता के आधार पर होगा,
क्षमता के आधार पर होगा। अर्थात सभी व्यक्तियों को अपने सर्वांगीण विकास हेतु, अपने समुचित विकास हेतु अधिकार और अवसर तो समान रूप से मिलेंगे, लेकिन वह उसका उपयोग कैसे करेंगे? अपनी योग्यता के आधार पर करेंगे, अपनी अभिक्षमता के आधार पर करेंगे और उसी के अनुरूप वह अपना विकास करेंगे। समानता लोकतंत्र का मूलभूत प्राण है। समानता के बिना हम लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। दूसरा, स्वतंत्रता का सिद्धांत है। स्वतंत्रता का मतलब, स्व का मतलब होता है सेल्फ, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, अर्थात स्वयं अपने सिस्टम द्वारा शासित होना। अब स्व का यहां बड़ा व्यापक अर्थ है। एक तो पर्सनल सेल्फ होता है और एक सोशल सेल्फ होता है। पर्सनल सेल्फ का मतलब कि जो आपकी अपनी व्यक्तिकता है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपकी सोच है, उससे यहां अभिप्राय है। और सोशल सेल्फ से यह है कि जो आपकी सोशल कनेक्टिविटी है, जो आपको सोशल एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो जिस समाज में आप रह रहे हैं, उसको इसके अंतर्गत अपनी पहचान के रूप में रखा जाता है। अर्थात कि एक सोशल आइडेंटिटी होती है, एक सामाजिक पहचान होती है व्यक्ति की, और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, एक व्यक्तिगत पहचान होती है। दोनों के अंतर्गत व्यक्ति जो तंत्र होता है, जो सिस्टम होता है, उसको फॉलो करता है। अर्थात उसे करने योग्य, सोचने योग्य चीजों या कार्यों के लिए पूरी छूट होती है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता कदापि नहीं है। स्वतंत्रता नकारात्मक ना होकर के सकारात्मक होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि प्रतिबंधहीन स्वतंत्रता, अर्थात स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि उचित प्रतिबंध लगे होंगे, अर्थात केवल करने योग्य कार्यों की ही स्वतंत्रता होगी, करणीय कार्यों की ही स्वतंत्रता होगी, न कि आप अपनी इच्छा अनुरूप जो भी चाहें करें। ये तो नकारात्मक स्वतंत्रता हो गई। तो लोकतंत्र सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है, अर्थात व्यक्ति उन सब उचित कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र है जो करने योग्य है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता होती है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता होती है, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है, धार्मिक स्वतंत्रताएं होती हैं, जिनका वर्णन मूल अधिकार के अंतर्गत अपने संविधान में किया भी गया है। अगला जो सिद्धांत या मूल्य है लोकतंत्र का, वह है भाईचारा या बंधुत्व का सिद्धांत। अर्थात सभी स्त्री पुरुष में मानव होने के नाते एक बंधुत्व का भाव, एक भाईचारे का भाव होना चाहिए। उनके मध्य जो सबसे बड़ा रिलेशन है, जो सबसे बड़ा संबंध है, जो सबसे बड़ा इंटर रिलेशन है, वह मानव होना ही है। मानव होने के नाते कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, कोई किसी का प्रतिकार नहीं कर सकता। वास्तव में बंधुत्व मानवतावाद से सीधे सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। मानव होने के नाते सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे का लोगों को सम्मान करना चाहिए, भाईचारे के भाव से रहना चाहिए। ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा है न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत सीधे सीधे शोषण मुक्त व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जहां शोषण होगा वहां पोषण नहीं होगा, और जहां पोषण नहीं होगा वहां न्याय नहीं होगा। न्याय की जो बेसिक नीड है, जो आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना न्याय की परिकल्पना संभव नहीं है, वह है शोषण विहीनता। अर्थात जिस समाज में शोषण होगा वहां न्याय
नहीं होगा। तो शोषण मुक्त, अन्याय मुक्त, न्याय युक्त व्यवस्था या मूल्य या सिद्धांत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अर्थात लोकतंत्र शोषण विहीन समाज, शोषण विहीन व्यवस्था की बात करता है, शोषण मुक्त व्यवस्था की बात करता है, और इस प्रकार वह न्याय के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करता है कि सभी के साथ न्याय होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर शोषण नहीं होना चाहिए। अगला सिद्धांत है, अब हाँ एक चीज और यहां समझ लीजिए, ये लोकतंत्र के जो ऊपर के 4 मूल्य सिद्धांत हैं, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, बंधुत्व का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, ये सब सार्वभौमिक हैं। अर्थात जहां भी लोकतंत्र होगा ये चारों मूल्य या सिद्धांत अवश्य मौजूद होंगे। किंतु नीचे के जो 2 सिद्धांत हैं, समाजवाद का सिद्धांत और पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत, इनका स्वरूप यूनिवर्सल नहीं है। ऐसे बहुत से देश हैं, ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जहां लोकतंत्र तो है लेकिन पंथ निरपेक्षता नहीं है, समाजवादी व्यवस्था नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था है, धर्म विशेष को मानने वाले हैं। तो इन 2 मूल्य सिद्धांतों को लोकतांत्रिक मूल्य सिद्धांत तो कहा जा सकता है, बट इनका स्वरूप यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है। इनका स्वरूप सापेक्षिक है, इनका स्वरूप किसी देश में है, इनका अस्तित्व किसी देश में नहीं है। तो इसमें समाजवाद का सिद्धांत या समाजवाद का मूल्य चूंकि एक सापेक्षिक मूल्य है, सिद्धांत है, अर्थात सार्वभौमिक नहीं है, हर देश में इसको स्वीकार नहीं किया गया है। तो समाजवाद समाज संबंधी विचारधारा, अर्थात उत्पादन की समस्त प्रणाली पर, समस्त व्यवस्था पर जब समाज का अधिकार होता है तो उसे समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। और भारत जैसे देश में समाजवाद को स्वीकार किया गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया गया है। समाजवाद भी 2 प्रकार का होता है, एक साम्यवादी समाजवाद, एक लोकतांत्रिक समाजवाद। अपने देश भारत में जिस समाजवाद को स्वीकार किया गया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। संविधान की प्रस्तावना में ही इस शब्द को स्थान दिया गया है और एक उद्देश्य या लक्ष्य के रूप में इसको रखा गया है कि भारत की समस्त व्यवस्था का, समस्त आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य होगा वह होगा समाजवादी समाज की स्थापना करना। जिस समाजवादी समाज की स्थापना अर्थात संपूर्ण उत्पादन प्रणाली पर समाज का अधिकार होगा। लेकिन यहां एक तथ्य और ध्यान देने योग्य है कि अपने यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद तो है लेकिन उसका एक बहुत ही विशिष्ट स्वरूप हम लोगों ने एडॉप्ट किया है, उसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को स्थान दिया है। अर्थात एक तरफ समाज भी उत्पादन में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा तो दूसरी तरफ जो निजी क्षेत्र है, व्यक्तिगत क्षेत्र है, उसकी भूमिका को भी जो है स्थान दिया गया है, उसकी भूमिका को भी समय समय पर जो है बढ़ावा दिया जाता है, सराहना की जाती है। तो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का ऐसा मिश्रित या मिश्रण तैयार किया गया है जो संपूर्ण संसार में, पूरी दुनिया में एक अनोखा स्थान रखता है। अगला है पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत, जिसे हम आप लोग कहीं कहीं धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के रूप में भी सुनते पढ़ते हैं। धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता एक ऐसी अवधारणा है जो यह घोषित करती है कि राज्य का कोई अपना विशेष धर्म या पंथ नहीं होगा।
अपितु राज्य सभी धर्म और पंथ का समान रूप से सम्मान करेगा, समादर के भाव से देखेगा, किसी धर्म को विशिष्ट स्थान नहीं देगा। ये धर्मनिरपेक्षता है। तो कुल मिलाकर के ये 6 महत्वपूर्ण मूल्य या सिद्धांत हैं, जिनमें 4 तो सार्वभौमिक हैं और 2 सार्वभौमिक नहीं है, जिसमें पहला है समानता का, दूसरा है स्वतंत्रता का, तीसरा है बंधुत्व का, चौथा न्याय का सिद्धांत है, पांचवा समाजवाद है और छठा पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत है। इन्हीं मूल्यों के अकॉर्डिंग, इन्हीं मूल्यों के परितः हम इस बात का निर्धारण कर सकते हैं या करते हैं कि किस स्थान पर लोकतंत्र है, किस स्थान पर लोकतंत्र नहीं है, व्यवहार का कौन सा स्वरूप लोकतांत्रिक है, कौन सा स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं है। परस्पर जो इंटरेक्शन या अंतःक्रिया हो रही है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अर्थात यही मूल्य या सिद्धांत विभिन्न क्षेत्रों में लोकतंत्र के निर्धारण का भी कार्य करते हैं। अगर ये मूल्य या सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार में, शासन प्रशासन प्रणाली में मौजूद हैं, पाए जाते हैं, तो निश्चित ही आप कह सकते हो कि वह लोकतांत्रिक है, और अगर नहीं पाए जाते हैं तो उसे अलोकतांत्रिक माना जाएगा। अब इसके बाद अगला पड़ाव जो हम आप लोगों का इस प्रकरण में है वह है लोकतंत्र और शिक्षा में संबंध, कि लोकतंत्र और शिक्षा किस प्रकार परस्पर संबंधित है। इस संदर्भ में एक नाम आता है जॉन डीवी का। अमेरिकन थिंकर हैं, अमेरिका के विचारक हैं और प्रयोजनवाद के सशक्त प्रतिपादक भी माने जाते हैं। इनका बड़ा रोल है प्रयोजनवाद। जो लोग शिक्षा शास्त्र विषय में प्रयोजनवाद पढ़े होंगे उनको पता होगा। जॉन डीवी की एक पुस्तक है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, खास करके बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में, कि लोकतंत्र और शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बहुत ही पॉपुलर बुक है। ये पुस्तक जॉन डीवी ने लिखी है और उसी पुस्तक में जॉन डीवी ने एक स्थान पर लोकतंत्र और शिक्षा के पारस्परिक संबंध को दर्शाते हुए लिखा है कि शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र लंगड़ा, लूला, शिथिल और कमजोर, जबकि लोकतंत्र के अभाव में शिक्षा सूखी, नीरस और बेजान है। अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लोकतंत्र के बिना शिक्षा का काम नहीं चल सकता और शिक्षा के बिना लोकतंत्र का काम नहीं हो सकता। अर्थात अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो शिक्षा अनिवार्य हो जाती है और शिक्षा व्यापक रूप में तभी लोगों तक पहुंच सकती है या शिक्षा अपने कार्यों को महत्वपूर्ण ढंग से तभी संपादित कर सकती है जब व्यवस्था लोकतांत्रिक हो। अब यह कोटेशन जो जॉन डीवी का है, इसके आलोक में अगर आप देखें तो लोकतंत्र और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है और इस संबंध को समझने के लिए हम कुछ शीर्षकों का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे पहला शीर्षक हमारा हो सकता है, पहली हेडिंग हमारी हो सकती है, पहला बिंदु ऐसा हो सकता है, वह है लोकतंत्र और शिक्षा का संप्रत्यय, कि किस प्रकार लोकतंत्र शिक्षा की अवधारणा को बतलाता है, किस प्रकार शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण लोकतंत्र करता है। अब इस शिक्षा की अवधारणा मतलब शिक्षा क्या है। जब प्रश्न आए कि शिक्षा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर अगर लोकतंत्र के अकॉर्डिंग देना हो तो कहा जाएगा कि शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? इसके माध्यम से लोगों के व्यवहार में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि भाई जब प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा के संप्रत्यय को लेकर के कि शिक्षा क्या है,
तो विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है, शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। वैसे ही जब लोकतंत्र के अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है, यह प्रश्न उठे तो वहां उत्तर यही होगा कि शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु लोकतंत्र और शिक्षा के संबंध को लेकर के है, वह है लोकतंत्र और शिक्षा के उद्देश्य, कि लोकतांत्रिक शिक्षा के या लोकतंत्र युक्त शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो इसमें पहला है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। लोकतांत्रिक मूल्य अभी हमने आपको बताए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, इनका विकास करना लोकतांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। दूसरा बिंदु है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के अनेक पहलू होते हैं, उन समस्त पहलुओं का लोकतांत्रिक ढंग से समग्र विकास करना लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। फिर है नेतृत्व की शिक्षा, लीडरशिप। नेतृत्व नी धातु से निर्मित शब्द है जिसका अर्थ होता है आगे की ओर ले जाना। तो लोकतंत्र के माध्यम से हम अच्छे लीडरशिप को डेवलप करते हैं जो न केवल राष्ट्र अपितु व्यक्ति और समाज को भी आगे की ओर ले जाता है। अगला है व्यवसायिक कुशलता, यानी तमाम व्यवसाय की दृष्टि से भी लोकतांत्रिक शिक्षा लोगों में कौशलों का विकास करती है जिससे लोग या नागरिक या जनता अपना जीवन यापन सफलतापूर्वक कर सके। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अवबोध का विकास। राष्ट्रीय अवबोध का मतलब राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का जागरण भी लोकतांत्रिक शिक्षा करती है। साथ ही अंतरराष्ट्रीयता का भाव, अर्थात हम केवल अपने राष्ट्र के नागरिक ना होकर के अपितु संपूर्ण संसार के नागरिक हैं, संपूर्ण सरकार के संपूर्ण विश्व के नागरिक हैं, ऐसा भाव भी लोकतांत्रिक शिक्षा लोगों में उत्पन्न करती है। साथ ही लोकतंत्र और शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो लोकतंत्र शिक्षा के बहुआयामी, व्यापक और विस्तृत पाठ्यचर्या की बात करता है। वो कुछ ऐसे सिद्धांतों का निर्धारण करना चाहता है जिसका अनुपालन पाठ्यक्रम के निर्धारण में करना चाहिए, जैसे लोचशीलता, व्यापकता, रुचि, ऐसे अनेक सिद्धांत हैं जिनको वह पाठ्यक्रम निर्धारण में स्थान देना चाहता है। लोकतंत्र और शिक्षण विधियां। लोकतंत्र परंपरागत शिक्षण विधियों की उपेक्षा करता है। वह प्रोजेक्ट मेथड, वैज्ञानिक विधि, वर्कशॉप, सेमिनार करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, इस तरह की शिक्षण विधियों को शिक्षा में स्थान देना चाहता है। अगला है लोकतंत्र और अनुशासन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि लोकतंत्र अनुशासन के किस स्वरूप पर बल देता है। तो लोकतंत्र प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक अनुशासन के समन्वित स्वरूप पर बल देता है, अर्थात छात्रों को प्रभावपूर्ण तरीके से अनुशासित रखने का प्रयास किया जाए। वह दंडात्मक अनुशासन की उपेक्षा करता है, वह कठोर अनुशासन की बात नहीं करता, अपितु वह प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक अनुशासन के मिश्रित स्वरूप पर बल देता है। यह आज की हमारी क्लास है। अगर आप निसंदेह ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर करना न भूलिएगा और सकारात्मक भाव से जरूर उत्साहवर्धन करते रहिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।